करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मैक्सिमम पढ़े थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े थे। उसमें कम्प्लीटली हम लोग हर एक एंगल से इसको ऑब्जर्व किए थे, एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करना मतलब मैथमेटिक्स जैसा कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व करें आपको। हाँ, इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस करना होगा, इंटीग्रेशन क्यों करना है ये भी समझना होगा, और उसी अंडरस्टैंडिंग से तो हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन करना क्यों है, कहाँ ज़रूरत है इंटीग्रेशन का। जैसे कि हम लोग देखे थे कि डिफ्रेंसिएशन का कहाँ ज़रूरत आया था, अगर देखा जाए नीड ऑफ डिफ्रेंसिएशन, नीड ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन की जब बात हुई थी तो बात हुई थी कि भाई चलो डिफ्रेंसिएशन वहाँ ज़रूरत है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज के बारे में बात हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई क्या था आपका, चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स क्या था, चेंज इन एक्स। जब यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रेट ऑफ चेंज है, क्या है ये, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या चाहिए था, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जब हमको इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए तो उसमें हम लोग बोल दिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली डी वाई डी एक्स क्यों आया, क्योंकि कहा गया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत छोटा सा चेंज हम लोग करते हैं और उस वक्त जो रेशियो होता है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का, उसको इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोल दिया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। जरूरत डी वाई डी एक्स से कहाँ पड़ा, जरूरत पड़ा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। ठीक है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। ओके, अब बात है, चलो ठीक है, डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्यों जरूरत पड़ा, और इसका एप्लीकेशन भी जहाँ तक हो सका मैंने आपको बताया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेशन जो है क्यों पढ़ें हम, इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ें, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या काम चल सकता है, हाँ देखिए काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको एरिया निकालने के लिए आएगा तो इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जहाँ पर आप देखिएगा एरिया का बहुत ही बेहतर यूज है, एरिया का नीड है निकालना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इंटीग्रेशन, चलिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि अगर एवरेज स्पीड आपको पता हो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर आप यूं कहिए कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं कोई कहा आपसे कि टोटल डिस्टेंस हमको बताओ, क्या कोई कहा टोटल डिस्टेंस बताने के लिए, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। यहां से ये तो बात सही है, ऐसा ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालना हो तो एवरेज स्पीड इनटू क्या आया, टोटल टाइम आया। अब ग्राफिकली इसको देखिए, एवरेज स्पीड यहाँ कांस्टेंट स्पीड है, एक तरह से समझिए एवरेज स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड मान लीजिए, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो जब ग्राफ आएगा ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक वाई एक्सिस हुआ और क्या हो गया, एक एक्स एक्सिस। इस वाई एक्सिस पर हम लोग क्या रख देंगे, चलिए यहाँ रख दिया हम लोगों ने स्पीड, क्या रख दिया, स्पीड, और यहाँ क्या रख दिया, टाइम। स्पीड को क्या कर लिए, कांस्टेंट मान लिए, है ना, कांस्टेंट मान लिए। मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ स्पीड जो आया 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना देर के लिए वो ट्रेवल किया, मान लीजिए 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा, सबको पता है, क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, 30 इंटू 10 बोलेंगे 300 मीटर। बहुत सिंपल बात है सर, सही बात है, सिंपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट था, क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट था। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर,
हम लोग स्पीड 30 है, 10, 20, 30। स्पीड जब कांस्टेंट होगा तो ग्राफ ऐसे ही होगा ना। अरे ये कांस्टेंट है 30 है तो ग्राफ वीटी ग्राफ तो ऐसे ही होगा। समझने वाली बात है। एक एक बेसिक्स जो आपको पढ़ाया गया है वो सारा बेसिक आगे काम आएगा। अगर आप बेसिक्स रिवाइज नहीं करते हैं, बेसिक्स को आप सही से सीखते नहीं हैं, तो आपको आगे जो है फिर से उस पर काम करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले से काम करके रखिए। अब जो ग्राफ जानेगा उसको समझ पाएगा, जो ग्राफ नहीं जानेगा फिर उसको लगेगा कि क्या ही बता रहे हैं। ये आ गया स्पीड 30। अब ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये तो चलता जाएगा, इसको मतलब नहीं टाइम से, कांस्टेंट। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 सेकंड की बात हो रही है, 5, 10। तो ये डिस्टेंस जो आया, डिस्टेंस कैसे आया, ये v कितना लिया 30, ये कितना है बताओ 30, और ये कितना है बताओ, ये कितना है 10। ठीक है, 30 क्या हो गया ब्रेथ, 10 क्या हो गया लेंथ। या अभी जैसे समझिए, आप सोचिए कि ये जो इस ग्राफ के नीचे ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, टी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे, ये स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे और टाइम एक्सिस के ऊपर, और जीरो टाइम से कहां टाइम तक, किस टाइम तक, 0 सेकेंड से लेकर किस सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बाबू, 11-12 का सिलेबस, 11-12 का पढ़ाई बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ एक्टिव रहिए, डायनामिक रहिए। 0 सेकेंड से लेकर कहाँ तक हुआ, 10 सेकेंड तक। अब 0 सेकेंड से लेकर जब 10 सेकेंड तक हुआ, ठीक है, तो ये जो एक रीजन बन जा रहा है, देखिए ये क्या है, रीजन बॉन्डेड बाई स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम एक्सिस एंड टाइम लाइन। कहाँ, 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक। इसका एरिया जब निकालोगे, कैसा कैसा रीजन हो गया, रेक्टेंगुलर। और इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 30 आ गया, 10 इंटू 30। तो ये आया क्या, ये आया एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाई, एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाई VT ग्राफ, area of region bounded by VT graph, area of region bounded by VT graph, comma time axis and timelines t equals to 0 second to t equals to 10 second। 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक, तो ये एरिया निकल गया ना। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, एरिया। इसीलिए तो बोलते हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस। इसीलिए बोला जाता है कि एरिया अंडर VT ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, डिस्टेंस देता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। इसका एरिया आसानी से निकाल लोगे ना आप, क्योंकि क्या है, रेक्टेंगुलर आया, आसानी से निकाल लोगे इसका एरिया। मान लेते हैं कि अगर इसका ऐसा भी एरिया आ गया, आइए ये भी है मीटर पर सेकेंड और ये T है सेकेंड। मान लेते हैं कि एरिया कुछ इस तरह से आया, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, ग्राफ इस तरह से आया। कौन सा ग्राफ है ये है VT ग्राफ। ये VT ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है ये कैसा है, स्पीड टाइम ग्राफ, ये VT ग्राफ है। और मान लेते हैं 10, 20, 30 मान के चलिए ना, क्या दिक्कत है, 10, 20, 30। और ये कितना है, 10, 20,
30 ही मान के चलिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई आपसे पूछे ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड तो फिक्स नहीं है कि मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, स्पीड फिक्स नहीं है ना भाई, स्पीड चेंज हो रहा है कहाँ, 0 से लेके 30 तक, और इधर भी टाइम 0 से लेके 30 तक। अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेगा, अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस निकालना है तो बोलेगा सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, डिस्टेंस देता है। ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है, ये स्पीड है। तो एरिया अंडर, अभी जस्ट हम लोग सीखे ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो कैसे एरिया अंडर बीटी ग्राफ का मतलब क्या हुआ, ये बीटी ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया, तो इसका मतलब हो जाता है एरिया अंडर बीटी ग्राफ कहने का मतलब हो जाता है एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय बीटी ग्राफ, टाइम एक्सिस एंड टाइम लाइन्स t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 30 सेकेंड, है ना। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस स्पीड फिक्स रहता तब ना मल्टीप्लाई कर रहे थे सीधे, स्पीड तो फिक्स है नहीं ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम कब होता है, जब स्पीड कांस्टेंट होता है। एक ग्राफ दिया हुआ, सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हम लोग सीखे थे 9th क्लास में, ऐसा पढ़े थे, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय बीटी ग्राफ, टाइम एक्सिस एंड टाइम लाइन्स t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक का डिस्टेंस हमको पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वीटी ग्राफ, टाइम एक्सिस और 0 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक का जो बॉन्डेड रीजन होगा। अब देखिए, अब इसको मार्क कर देते हैं, ये क्या हुआ, वीटी ग्राफ हुआ ना जी, ये क्या हुआ, टाइम एक्सिस हुआ ना जी, ये t इक्वल्स टू 0 का लाइन है ये, और t इक्वल्स टू कितना लाइन है, 30 का लाइन ये है। कैसा रीजन बॉन्डेड हुआ, यही रीजन बॉन्डेड हुआ, कैसा है, किस शेप का है बताइए, ट्रायंगल। तो ये जो बात आपको बताया जा रहा है, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ, वो रीजन का नाम क्या है, ओ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं कहने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया ओ बी, हाइट क्या हो गया ए बी, हाफ ओ बी क्या हो गया 30, हाइट क्या हो गया ए बी का वैल्यू कितना आ गया 30, ये कितना हो गया 15, 450 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 450 मीटर। आप क्यों एरिया निकाल पाए, क्योंकि रीजन जो आया वो ट्रायंगुलर रीजन आया। स्क्वायर आता तो भी निकाल लेते, ट्रेपेजियम आता तो भी निकाल लेते, रेक्टेंगल आता तो भी निकाल लेते, कुछ शेप को ब्रेक कर करके रेक्टेंगल ट्रायंगल में आया तो भी निकाल लेते। लेकिन एक ऐसा अगर रीजन आ जाए, एक ऐसा रीजन आ जाए जो रीजन डिफाइंड शेप का नहीं है, जो शेप आप पहले से जानते हैं उस शेप का नहीं है, एक ऐसा रीजन आ जाए जिसका शेप डिफाइंड नहीं है, जिसके शेप के बारे में आपको पता नहीं, हमको पता नहीं है, कैसा भी शेप आ सकता है, तब क्या करेंगे हम लोग, तब किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, किस मेथड का यूज करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। इसीलिए इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट हुआ। जैसे डिफरेंशिएशन का डेवलपमेंट क्यों हुआ, मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। सिमिलरली इंटीग्रेशन वाज इन्वेंटेड फॉर जस्ट दिस रीजन कि भाई एरिया कैसे निकालने। तो अगर यहां पर यही क्वेश्चन अराइज होता है, इफ द बॉन्डेड रीजन, if the bonded region is not of defined shape,
समझे, डिफाइंड शेप का नहीं है। देन टू फाइंड those type of region, to find the area of those type of region, we use method of integration. मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब आ जाइए इंटीग्रेशन क्या होता है। तो भी क्या बताया, एक ऐसा रीजन जिसका शेप डिफाइंड नहीं है, कैसा भी शेप हो जाए। से मान लीजिए अगर कुछ ग्राफ ऐसा आ गया या कुछ ग्राफ ऐसा आ गया, आपको इसका, अब सोचिए ये ग्राफ क्या है, ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स, कुछ रहा होगा, यहाँ y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस, ठीक है। अब क्या है, हमको मान लेते हैं कि ये बॉन्डेड रीजन जो दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया चाहिए हमको। ना ही रेक्टेंगल है या ना ही स्क्वायर है। रेक्टेंगल होता तब ना जब स्ट्रेट लाइन होता, ना ही ट्राइपेजियम है, ना ही ट्रायंगल है, ना ही कोई ऐसा शेप है जिसके बारे में आप जानते हैं। ये जो रीजन आया, ये जो आपका रीजन आया है, ये रीजन का कोई पार्टिकुलरली शेप नहीं है, ये रीजन का शेप डिफाइंड नहीं है। तब कैसे आप एरिया निकालोगे? अगर हमको यहाँ निकालना है, क्या एरिया निकालना है हमको, एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाई y इक्वल्स टू एफ एक्स। एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाई ऐसा करते, एरिया ऑफ रीजन, एरिया अंडर करते पहले, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ y एक्स, ग्राफ ऑफ y एक्स बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b तक, x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है आपको। किसका कर्व? y इक्वल्स टू एफ एक्स का। अब इसके नीचे का एरिया निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाई, एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाई कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाई कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, x एक्सिस एंड लाइंस x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये जो जिस आपको बताया जा रहा है कि एरिया अंडर ग्राफ और कर्व, उसका मतलब हुआ इस रीजन का एरिया। इस रीजन का एरिया ना ही आपको पता है ना ही हमको पता है, क्यों? क्योंकि डिफाइंड शेप नहीं है। तब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है हीरो बन के आता है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो इंटीग्रेशन क्या बोला कि देखिए ऐसा है ना, हमको एरिया निकालना है। तो बोला ठीक है, कैसे निकालोगे? बोला कि देखिए ऐसा कीजिए, आप ना इसमें एक्स ए से लेके बी तक का एरिया निकालना है। बोला कि हाँ। तो क्या कीजिए कि ए से लेके बी तक ना बहुत सारा आपका थिन स्ट्रिप में इसको बांट दीजिए, ठीक है। तो बोला कि ऐसा कीजिए कि इसको बहुत पतला सा स्ट्रिप में बांट दीजिए। ये तो हम बड़ा दिखाए हैं आपको समझाने के लिए। सब बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, बांट दिया जाएगा। वो बोला कि इसका जो विड्थ है वो dx मान लीजिए। क्या मान लीजिए? dx। बोला ठीक है, चलो dx भी मान लिए, अच्छी बात है। बोला कि देखिए ऐसा है कि ये जो है ना आपका ये जो वो बोला कि ऐसा है कि ये जो आपको दिख रहा है ये डिफाइंड शेप नहीं है, क्योंकि ऊपर का लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है कि जो ट्राइपेजियम मान ले या रेक्टेंगल मान ले। तो बोला कि ऐसा कीजिए, आप यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए। तो बोला ठीक है, खींच लेते हैं। और बोला कि इसको काट के
किसको काट के, इसको काट के ना यहाँ लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। बोला ठीक है चलो ये भी सही है, पेस्ट कर दिया। ये वाला यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। जब इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दिए तो कैसा बन गया ये रेक्टेंगल। अब ये जो एरिया बन गया, ये एरिया जो बन गया कंप्लीटली क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। सब बोला बहुत अच्छा बात है ये तो। और बोला कि इसका एरिया इस पॉइंट, ग्राफ के इस पॉइंट पर, ग्राफ के इस पॉइंट पर इसका ग्राफ है ना, ये ग्राफी के पॉइंट, ग्राफी को पढ़ा है ना, ये ग्राफ के इस पॉइंट पर वैल्यू क्या मान लीजिए इसको, y। और y आएगा ही आएगा, अरे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, y आएगा। तो बोला कि भाई ये जो स्ट्रिप आया आपका, ये स्ट्रिप कैसा आ गया। अब देखिए ये जो स्ट्रिप आया, वो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आ जाएगा बताइए, y इंटू डी एक्स। बोला कि अगर ये dx बहुत छोटा लेते हैं तो ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये स्ट्रिप बहुत छोटा लेते हैं, बहुत पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, तो ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस तरह से हम लोग यहां से लेके यहां तक ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। तो कहोगे सर dx आया कैसे सर, ये तो देखिए dx कैसे आया, ये आपको सीखना है जाके एज इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ऐसे सिलेबस से हटा दिया है 12th बोर्ड से, CBSE, बट बिहार बोर्ड में है। और आपका तो जेई में तो सब कुछ रहता ही है। जेई के वाले पर कहीं भरोसा मत करना कि सिलेबस 12th CBSE में हटा दिया है तो जेई में यूज नहीं आएगा, ठीक है। अब ये संभव है कि जनरेटर ना पढ़ाया जाए, और जनरेटर पढ़ाना से मना कर दिया गया 10th क्लास में। मतलब हाउ दिस सिस्टम हैज़ बीन मेड, पता नहीं। जनरेटर पढ़ाने से मना कर दिया गया और 12th क्लास में जनरेटर पढ़ाया जाता है, और 10th में मना कर दिया गया। क्या था पहले, 3 साल पहले था, 4 साल पहले था, उसको हटाया गया है, स्पेशली हटाया गया है। जनरेटर था, मोटर था, मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल था, मोटर का डिज़ाइन था, मोटर काम कैसे करता है, मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, जनरेटर में कॉइल किस तरह से घूमता है, सब कुछ था जी। 7th चैप्टर आपको 12th क्लास में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन था 10th क्लास में, उसको हटाया गया है। और लोग खुश होता है, बच्चा भी खुश होता है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो ये dx आया कैसे, dx कैसे आया, b माइनस ए बाई एन मान लीजिए, d माइनस dx क्या है, b माइनस ए बाई एन। जहां पर n क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब b माइनस ए को हम लोग इन्फिनिटी पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, वही क्या मिल गया हमको, dx मिल जाएगा। बहुत छोटा dx बहुत छोटा है। तो ऐसा इन्फिनाइट स्ट्रिप्स बना लिया गया, और सारे को क्या कर दिया गया, सारे के एरिया को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और एरिया क्या हो गया, y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब इस तरह से ऐड कर दिया गया तो इस सिंबल को कैसे दिखाया गया, इस सिंबल को ऐसे दिखाया गया। जब ऐसा बहुत सारा हम लोग ऐड कर दिए तो एरिया इक्वल्स टू बोला गया, जो एरिया आपका येलो कलर से दिख रहा है, इस एरिया को बोला गया इंटीग्रेशन किसका, एरिया क्या है, y dx, एरिया क्या है y dx। ये हमारा क्या है, dA। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन, ठीक है। ये अलग लेवल ऑफ एडिशन हो गया, dA ऐड करना है। ऐसा dA बहुत सारा आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, a से लेके b तक। अरे a से लेके b तक जाओगे ना, a से लेके b तक बहुत सारा स्ट्रिप आएगा, ऐसा करोड़ों हजारों स्ट्रिप आएगा, हजारों करोड़ों स्ट्रिप आएगा, ए भी आ गया। और ये ए बी, dA है क्या, y dx। आए बस समझ में, ठीक है। तो लिमिट वगैरह और समेशन वगैरह उतना हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको जो रीजन आता है, जिस रीजन का एरिया निकालना है, जो एरिया अंडर कर्व है, वो नोन शेप में नहीं हो, तो इंटीग्रेशन का मदद हम लोग लेते हैं।
अब हम लोग को सीखना होगा कि ये इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। अब आप अभी तक आपको इंटीग्रेशन का यूज बता रहे थे कि इंटीग्रेशन का पढ़ने का पर्पस बता रहे थे कि इंटीग्रेशन पढ़ना ही आखिर क्यों है। इंटीग्रेशन बिना पढ़े भी काम चल सकता है क्या? तो काम नहीं चल सकता है, बिकॉज आप उस एरिया को, उस रीजन का एरिया नहीं निकाल सकते हैं जिस रीजन का शेप डिफाइंड नहीं है या फिर ऑलरेडी आप जानते नहीं हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन इस तरह से डेवलप्ड हुआ, इंटीग्रेशन इस तरह से डेवलप्ड हुआ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब ये इंटीग्रेशन निकलेगा कैसे? तो ये जो आप देखिए अभी y dx x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू क्या था? fx। तो a से b तक x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b, y हो गया fx dx। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। और इसको पढ़ा जाता है पूरा का पूरा को पढ़ा जाता है रीड एज इंटीग्रेशन ऑफ y or fx with respect to x between the limits x equals to a and x equals to b. Between the limits x equals to a and x equals to b, इंटीग्रेशन ऑफ fx और y जो भी कहिए विथ रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, इसको ये पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये आता कैसे है? तो fx का कुछ इंटीग्रेशन हो गया gx में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैसे आपका डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होता था, और x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b। हम क्या बोले? fx का इंटीग्रेशन हो गया किस में कन्वर्ट हो जाता है? gx में। कैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। इनवर्स प्रोसेस होता है उसका, रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स नहीं, रिवर्स प्रोसेस कहिए। अब gx आ गया, x इक्वल्स टू a से, अब वो तो रह जाएगा जैसे है वैसे। अब क्या करिएगा? एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिएगा इसमें जो इंटीग्रेट होके आएगा, और एक बार क्या पुट कर दीजिएगा? लोअर लिमिट। जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, वही एरिया हो जाएगा। अब इस ये gx fx dx का जो इंटीग्रेशन gx आया, ये gx है क्या? gx क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, वो एक अलग मुद्दा हो गया। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन इस तरह से हमारे लाइफ में आता है, इंटीग्रेशन इस तरह से हम लोग को ज़रूरत है सीखने का। अगर इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे पूरा फिजिक्स अपंग हो जाएगा, पूरा फिजिक्स अपंग हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो खैर है ही, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारा डेरिवेशन डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट होता है, जहाँ जहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन आएगा डिफरेंशिएशन आएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, दोनों का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिजिक्स आपको इग्नोर कर देगा। अब देखिए इंटीग्रेशन में सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? इट्स वेरी सिंपल। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बोलो, कॉस एक्स। तो बोला गया कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। ठीक है, तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसको अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स आया, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा।
लेकिन चलो ठीक है, और एक चीज देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, इसका भी कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि 5 का जो 0 हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स। लेकिन कॉस एक्स का इसी डिफिनेशन से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाना चाहिए क्या, साइन एक्स प्लस 5। ऐसा कैसा हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स भी आया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स प्लस 5 भी आया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ लिमिट डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लिमिट अगर डिफाइन किया रहता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है कहाँ से कहाँ तक लेना ये हमको पता नहीं है, हमको कर्व के नीचे साइन एक्स के नीचे लेना है, एक्स के एक्सिस के ऊपर लेना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक लेना है ये हम लोग को पता नहीं है। इस सिचुएशन में यहाँ जो cos x का इंटीग्रेशन sin x आया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 भी आया, मतलब हम लोग फाइनली ऐसा लिख देते हैं cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस c। कोई भी यहाँ c रहता तो 0 ही होता उसका, c यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको पढ़ क्या देते हैं, इसको पढ़ते हैं इनडिफिनिट, खैर उसको हम बताएं साथ में उसके। ठीक है, सो एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ जी एक्स प्लस सी आ रहा है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है बिकॉज यहाँ लिमिट्स अवेलेबल नहीं है। और अगर हम लोग इसमें लिमिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, और लिमिट नहीं है हो तो इसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसका एक ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो ये यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही यहाँ होना चाहिए डी एक्स में। ठीक है, अब यहाँ डी एक्स है तो यहाँ डी एक्स है, यहाँ अगर टी रहता तो यहाँ टी रहना चाहिए, अगर यहाँ यू रहता तो यू रहना चाहिए, यहाँ भी यू अगर रहता तो यहाँ भी यू होना चाहिए था। ठीक है, एंड उसके बाद के अगर कांस्टेंट है किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एज इट इज। और बहुत सारे फंक्शन का समेशन एंड डिफरेंस रहा तो सारे फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और उसको फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन, अगर एक्स टू द पावर n रहा, अगर कोई फंक्शन एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में रहा, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है, तो एक्स टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, एक्स टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। वहां क्या होता था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यहां हो रहा है n आपका एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, यहां एक बात का ध्यान रखना है कि n जो है -1 नहीं होना चाहिए, वो तो समझने वाली बात है। और c तो लगेगा ही, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा बिकॉज इसमें आपका लिमिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक्स टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या आ गया आपका, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, जहाँ पर n -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर n -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस पर आपको कुछ हम एग्जांपल्स देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है यार, बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब क्या बोलो, न्यूमेरिकल्स में अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा यूज होगा तो यही यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूज होगा तो यही होगा। आपका समझिए 60 to 70% इंटीग्रेशन फिजिक्स में जो काम आता है वो कवर कर लेता है न्यूमेरिकल्स में, रैंडमली फ्रिक्वेंटली यूज होता ही रहेगा आपको। चलिए देखिए इसको एक दो अप्लाई करके देख लेते हैं एग्जांपल्स में। मान लेते हैं एक्स टू द पावर 3 dx है, तो क्या आएगा बताइए, देख के, हाँ देख के ही एक्स टू द पावर एक ऐड करेंगे, 3 + 1 क्या हो गया 4, इधर आ गया 4 + c। अगर मान लेते हैं अगर एक्स टू द पावर 3 dx लिखा और यहाँ 1 कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, तो क्या आएगा बताइए। पहले देखिए एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स टू पावर 4/4 1 2। अभी सिखाया आपको जहाँ जहाँ एक्स वहाँ अपर लिमिट, एक बार पहले तो ये कांस्टेंट वगैरह ऐसा रहेगा ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड में उसको बाहर निकाल दीजिएगा, वो बिना मतलब का डिस्टर्बेंस फील होता है उससे। ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो। अब एक बार अपर लिमिट क्या है आपका 2, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 माइनस जहाँ जहाँ एक्स वहाँ अपर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रख के, अब रुक जाइए,
मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ x⁴ 1 to 2, सो 1/4। एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है 2, और x के जगह पर क्या रखेंगे 2 to the power 4 माइनस 1 to the power 4, तो आ गया ये क्या 1/4। 2 to the power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 minus 1 15, तो क्या आ गया 15/4। ठीक है, इसलिए c वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आया। वो तो आपका c क्यों आया था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहां इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि लिमिट्स अवेलेबल नहीं था। सो दिस वाज इनडिफरेंट। कैसे सॉल्व होगा ये, वो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, v dt ti to tf, t इक्वल्स टू कितना सेकेंड 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, v की जगह पर क्या पुट करेंगे 2t² प्लस t माइनस 3 dt, 1 से लेके कहां तक 3 तक। बार बार t लिखना जरूरी यहां नहीं है। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे ना, 2t² dt 1 to 3 प्लस t dt 1 to 3 माइनस 3 dt 1 to 3। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, सिखाया था ना, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। t² है तो क्या हो जाएगा t to the power 2 + 1 by 2 + 1 आ गया। 1 to 3 प्लस ये क्या हो गया t² / 2 1 to 3 प्लस नहीं माइनस 3 dt। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है बताओ, 3 × t to the power 0, t to the power 0 बोलो, 0 सब 0 हो जाएगा। फिर 3 × t to the power 0, कुछ नहीं है तो t to the power 0 है, तो क्या हो गया t to the power 0 + 1 by 0 + 1, तो क्या हो गया t to the power 1 by 1 1 to 3। ऐसा इस तरह से पहले इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट तो अपने जगह पर है, लिमिट तो बात की बात है, पहले इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद 2, मैंने बोला था जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया, 2 1 क्या हो गया 3, ये क्या हो गया tq 1 to 3 प्लस 1/2 बाहर निकाल दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो लिमिट है वो वेरिएबल पर पुट किया जाता है। तो क्या हो गया ये t² 1 to 3 माइनस 3 t 1 to 3। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस करना है, तो क्या हो गया ये 2/3 3 to the power 3 माइनस 1 to the power 3 प्लस 1/2 3 to the power 2 माइनस 1 to the power 2 माइनस 3 माइनस 1, क्या आ गया 2/3, कितना हो गया ये 27 माइनस 1 कितना हो गया 26 प्लस 1/2 कितना हो गया ये 9 माइनस क्या हो गया ये 9 3 सॉरी 9 माइनस 1 8 हो गया ना 8, और ये क्या हो गया 3 माइनस 1 2 3 to 6 अब ये आ गया कितना 2 4 जा 8, फाइनली कितना आएगा बताओ 26 नहीं 26 2 जा 52 52/3 प्लस 4 माइनस 6 आया है ना इतना 52/3 प्लस 4 माइनस 6 कितना है एग्जैक्टली बताओ 46/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस भाई पेशेंस चाहिए बाबू, पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। 11 12 का सिलेबस ही ऐसा है, पेशेंस अगर इधर उधर मिस हुआ तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत हाई लेवल का पेशेंस चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। अभी तक लग रहा ऐसा अगर नहीं, अगर ये एग्जाम्पल देते भी तो क्या दिमाग में आता कि ये इंटीग्रेशन का क्या ही यूज रहता होगा, तो जैसे सिखा दे रहे हैं। देखो
ये काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स मतलब बोले तो आपका यूनिट डायमेंशन के बाद का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बोल सकते हो एक तरह से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और ये यहां तुम अभी इसको इस तरह देख रहे हो, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी एक्स हो जाएगा। और ऐसा ऐसा बहुत जगह पड़ेगा। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू ए डी टी, ठीक है। और बताते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एफ डी टी। कहां कहां बचोगे? कोई ऑप्शन नहीं। रोटेशनल वर्क डन इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, कहां कहां बचोगे? इंटीग्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत